हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। 15 अक्टूबर 2020 के एमसीक्यूज हमारे पास रेडी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द कंडीशन ऑफ मॉनसून फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो। फर्स्ट, इट स्टार्ट्स फ्रॉम मिड सितंबर एंड लास्ट टिल जनवरी। सेकेंड, it is also known as northeast monsoon. Third, the clouds start disappearing and the sky becomes clearer. तो सिलेक्ट द आंसर फ्रॉम द कोर्स गिवन बिलो। ऑप्शन ए है ऑनसेट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून, ऑप्शन बी है सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, ऑप्शन सी है कन्वेक्शनल रेनफॉल एंड ऑप्शन डी है ऑरोग्राफिक रेनफॉल। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी, सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून। अब इंडिया के अंदर जब मानसून का स्टार्टिंग होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑनसेट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। बिकॉज मानसून विंड्स जो है वो कौन सी डायरेक्शन में से आते हैं, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में से आते हैं। तो फॉर एग्जांपल कि ये इंडिया है तो इस डायरेक्शन में से ये मानसून विंड्स आते हैं, इस वजह से हम क्या कहते हैं, सीजन ऑफ ऑनसेट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून, जो कि जून महीने में स्टार्ट होती है, राइट। अब मान लो कि जब ये मॉनसून जो है वो खत्म होने को आता है, मतलब कि जब रिट्रीटिंग मॉनसून की सीजन स्टार्ट होगी, वो कौन से महीने में स्टार्ट होती है, इन द मिड सितंबर एंड लास्ट टिल जनवरी। तो फर्स्ट जो है उस हिसाब से ये करेक्ट होगा। सेकेंड जो है, जो रिट्रीटिंग मॉनसून है उस मॉनसून का दूसरा नाम क्या है, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। बिकॉज ये विंड्स जो है वो अब वापस जाएंगे इंडियन ओशन की ओर। तो ये डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट है। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में से ये विंड्स जो है वो साउथ वेस्ट की ओर जाते हैं, इस वजह से इसे क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट मानसून भी कहते हैं। तो सेकंड के हिसाब से भी ये आइडेंटिफाई होता है। एंड अभी का जो टाइम है, अभी रिट्रीटिंग मानसून की सीजन ही चल रही है, तो आप सबको पता होगा कि क्लाउड्स जो है वो धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएंगे एंड द स्काई विल बिकम क्लियरर। तो ये थर्ड जो है वो कंडीशन भी यहाँ पे फुलफिल होती है। आंसर इज सी, सॉरी बी, सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून। सो अभी रिट्रीटिंग मानसून की सीजन के अंदर कई जगह पे काफी बारिश हुई है। उसमें कल सबसे भयानक इवेंट जो है वो हैदराबाद के अंदर देखने को मिली कि बहुत हैवॉक क्रिएट किया रिट्रीटिंग मानसून ने, ऑल्सो इन दी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 2, रिसेंटली the central government introduced waiver of compound interest of the loan from certain sectors. Which of the following categories will be benefited from this scheme? Option A, first MSMEs, second education and third is housing. तो हमें प्रश्न में ये पूछा गया है कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने जो कंपाउंड इंटरेस्ट को वेव करने की स्कीम लॉन्च की है, तो कौन से सेक्टर्स उसमें इंक्लूड किए हैं इसमें से। सो देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज डी, 1, 2 एंड 3। ये तीनों सेक्टर जो है उनको ऐड किया है इस पर्टिकुलर स्कीम में। अब देखिए, रिसेंटली आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ने मोराटोरियम स्कीम जो है वो इंट्रोड्यूस की थी। मोराटोरियम के अंदर जो कुछ सर्टेन लोन्स है उसके लिए नवंबर तक आपको ईएमआई के ऊपर आपको जो इंटरेस्ट पे करना है, तो ईएमआई के ऊपर आपको सरकार ने वेवर डिक्लेयर किया है नवंबर तक। अब उसके अंदर क्या होगा कि अगर मान लो कि आप मोराटोरियम पीरियड सिलेक्ट करते हैं और आपने नवंबर तक अपने ईएमआई जो है उनको होल्ड पे रखा है, तो उतनी जो अमाउंट है उसके ऊपर इंटरेस्ट जो है वो लगना चालू ही रहेगा। अब दूसरी दिक्कत इसके ऊपर ये हुई थी कि ये जो इंटरेस्ट लगता है इसके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट भी लगता है इस पर्टिकुलर मोराटोरियम पीरियड के दौरान। फॉर एग्जाम्पल कि 100 रुपीज के ऊपर अगर 10 रुपीज इंटरेस्ट लगता है, सो नेक्स्ट मंथ ये 10 रुपीज के ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। सो ये जो सेक्टर्स है उन्होंने गवर्नमेंट को ये अपील की थी कि हमारे ऊपर आप इंटरेस्ट लगाए वो ठीक है, लेकिन ये कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो नहीं लगाना चाहिए बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। तो इस वजह से ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गया था। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को ये कहा है, गवर्नमेंट ने ये कहा था कि हम नवंबर तक ये कंपाउंड इंटरेस्ट की नोटिफिकेशन जो है वो इंट्रोड्यूस करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि लोन बोरोवर्स की जो दिवाली है वो आपके हाथ में है, आप एज सुन एज पॉसिबल उसके ऊपर नोटिफिकेशन जो है वो जारी कीजिए।
तो हम देखते हैं कि इस पर्टिकुलर स्कीम में कौन से सेक्टर्स को बेनिफिट मिला है। तो यहाँ पे ये सेक्टर्स जो है वो लिखे गए हैं, जिसके अंदर टोटल 8 सेक्टर है: एमएसएमई, एजुकेशन, हाउसिंग, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, क्रेडिट कार्ड, ऑटो लोन, पर्सनल लोन एंड कंजप्शन लोन। तो ये 8 कैटेगरीज जो है इनको ये बेनिफिट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3, द टर्म गुपकर पैक्ट रिसेंटली सीन इन न्यूज, it is related to which of the following state or union territory? Option A Delhi, option B Jammu and Kashmir, option C Andaman and Nicobar Island and option D अरुणाचल प्रदेश। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी जम्मू एंड कश्मीर। काफी आसान सवाल है, अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको इसका आंसर आ जाएगा। आज के न्यूज़पेपर में ये है हेडलाइन में, अब्दुल्लाज मीट महबूबा टू डिस्कस गुपकर पैक्ट टुडे। गुपकर पैक्ट क्या है? जम्मू एंड कश्मीर को फिर से उसका स्पेशल स्टेटस दिलाने के लिए ये जो पॉलिटिशियंस है उन्होंने मिलकर एक पैक्ट बनाया है, उसका नाम है गुपकर पैक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट स्पेशल मैरिज एक्ट 1954? फर्स्ट, इट मैंडेट्स कपल्स to go through the religious customs and rituals of Hinduism in order to register marriage. Second, this act aims to address the issues of interreligious marriages. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी सेकेंड ओनली। फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज ये स्पेशल मैरिज एक्ट जो है उसका सोल पर्पस ये है दैट द कपल्स नीड नॉट टू गो थ्रू एनी रिचुअल्स of any religion, rather they can validate their marriage only by the way of registration. मतलब उनको किसी भी रिलीजियस कस्टम को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, अगर वो चाहे तो डायरेक्टली अपना रजिस्ट्रेशन करवा के अपने मैरिज को लीगलाइज करा सकते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा है कि दे हैव टू फॉलो द रिचुअल्स ऑफ हिंदुइज्म, तो इस वजह से ये गलत होगा। एक्चुअली ये एक्ट जो है वो इंटर रिलीजियन मैरिज के लिए बनाया गया है, मतलब दो अलग रिलीजियन के पर्सन जो है उनको अगर मैरिज करने हैं तो कोई भी रिलीजियन के रिचुअल्स जो है वो कस्टम्स जो है वो फॉलो नहीं करने हैं। सो ये सेकंड जो है वो करेक्ट होगा, इट एम्स टू एड्रेस द इश्यू ऑफ इंटर रिलीजियस मैरिजेस। तो सेकंड इज करेक्ट, आंसर इज बी सेकंड ओनली। तो ये स्पेशल मैरिज एक्ट जो है उसको काफी बार क्रिटिसाइज किया जाता है। सो इससे पहले भी किसी ने ये क्रिटिसाइज किया था कि इसके अंदर जो ऑब्जेक्शन का क्लॉज है कि विद इन 30 डेज अगर मैरिज से किसी को ऑब्जेक्शन हो तो वो कोर्ट के अंदर कह सकते हैं। दूसरा एक प्रोविजन ये भी था कि इसके अंदर जो कपल्स मैरिज करते हैं उनको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो देनी होती है। तो ये एक अटैक है, डायरेक्ट अटैक ऑन राइट टू प्राइवेसी विच इज गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट एज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अभी इसके ऊपर जो ऑब्जेक्शन उठाया है वो सेम सेक्स कपल्स जो है उन्होंने उठाया कि इसके अंदर जो प्रोसीजर है वो भी हमारे फ्रीडम के खिलाफ है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लेस पॉपुलैरिटी ऑफ डीजल इन करंट ट्रेंड्स? फर्स्ट, हायर कॉस्ट, सेकेंड, गवर्नमेंट पॉलिसीज, थर्ड, लोअर परमिटेड लाइफ। चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज डी 1, 2 एंड 3। तीनों फैक्टर्स जो है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेस पॉपुलैरिटी ऑफ डीजल। अब देखिए डीजल के कंपैरिजन में जो पेट्रोल व्हीकल्स है उनकी कॉस्ट जो है वो कम होती है। अगर आप डीजल वेरिएंट लेने जाए तो उसकी कॉस्ट जो है वो ज्यादा होती है। तो एक ये भी रीजन है कि डीजल जो है वो कम पॉपुलर होता जा रहा है। दूसरा और मेन रीजन ये है दैट गवर्नमेंट पॉलिसीज। अब गवर्नमेंट पॉलिसी का मतलब यहाँ पे BS नॉर्म्स की बात हो रही है, भारत स्टेज नॉर्म्स। सो रिसेंटली जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे दैट वी हैव टू मूव फ्रॉम BS4 टू BS6 डायरेक्टली। अब उसके अंदर अगर BS6 के अकॉर्डिंग डीजल इंजन बनाने जाए तो उसकी कॉस्ट जो है वो काफी ज्यादा आती है एज पर दी ऑटोमोबाइल कंपनीज। ऑटोमोबाइल कंपनीज ने ये कहा है कि BS6 नॉर्म्स के मुताबिक अगर हम इंजन बनाने जाते हैं तो डीजल इंजन की कॉस्ट जो है वो काफी ज्यादा आती है। दूसरी चीज की रिसेंटली एक केस हुआ था इन दी फॉक्सवैगन कंपनी, जिन्होंने अपना जो इंजन बनाया था डीजल इंजन, तो उसके अंदर एमिशन नॉर्म्स जो है वो वायोलेट हो रहे थे। तो उनको जो कार्स थी वो वापस लेनी पड़ी थी जो उन्होंने ऑलरेडी सेल करके रखी थी, और उनको बहुत बड़ा फाइन भी भरना पड़ा था। सो द ऑटोमोबाइल कंपनीज आर अफ्रेड
कि उनकी हालत भी कहीं फॉक्सवैगन जैसी ना हो। तो इस वजह से एक जायंट कंपनी है जिसका नाम है मारुति, आप सबने नाम सुना होगा, मारुति सुजुकी, उन्होंने ये डिसीजन लिया था कि हम डीजल वेरिएंट की गाड़ियां जो है वो बनाना बंद कर देंगे, राइट, बिकॉज इट इज नॉट कॉस्ट फ्रेंडली एज कंपेयर टू पेट्रोल व्हीकल। तो ये गवर्नमेंट पॉलिसीज जो है उसकी वजह से भी डीजल गाड़ियां जो है वो अभी कम पॉपुलर होती जा रही है। दूसरी चीज, और एक ये भी तीसरा फैक्टर जो है वो भी रिस्पॉन्सिबल है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें तो दिल्ली के अंदर जो पेट्रोल व्हीकल्स है उसके लिए 15 ईयर्स की लाइफ परमिटेड है और डीजल व्हीकल्स के लिए 10 ईयर्स की परमिशन है, राइट। तो ये परमिटेड लाइफ जो है वो भी कम है एज कंपेयर टू पेट्रोल, तो इसकी वजह से भी डीजल जो है वो अभी कम पॉपुलर होता जा रहा है। सो आंसर होगा डी 1, 2 एंड 3। सो दिल्ली एनसीआर के अंदर डीजल जनरेटर जो है उनके ऊपर गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया है। क्वेश्चन नंबर 6, रिसेंटली OSOWOG OSOWOG initiative was seen in news. It was initiated by which of the following country? Option A India, option B जापान, option C चाइना एंड ऑप्शन डी रशिया। चलिए देखते हैं व्हाट इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ए इंडिया। ये जो इनिशिएटिव है उसका नाम क्या है? वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रीड। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रीड, ये इनिशिएटिव जो है वो इंडिया ने रिसेंटली लॉन्च किया था टू सीक ग्लोबल कंसेंसस अपॉन ट्रांसफरिंग सोलर रिसोर्सेस। जो हमारे यहाँ पे सोलर रिसोर्सेस है उसको एक कंट्री में से दूसरी कंट्री में इजीली ट्रांसफर किया जाए, जिसकी वजह से जो वेस्ट एशियन कंट्री है एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है उनको हम कनेक्ट कर सके सोलर एनर्जी के थ्रू। तो ये एक इंडिया ने इनिशिएटिव लॉन्च किया था जिसके अंदर अलग अलग कंट्रीज जो है, देयर आर ऑलमोस्ट 140 कंट्रीज कि जिनको एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाएगा और उन सभी के अंदर जो सोलर रिसोर्सेज अवेलेबल है उन सबको कनेक्ट किया जाएगा और एक ग्रिड बनाई जाएगी टू प्रोड्यूस दी सोलर एनर्जी। तो इस वजह से ये रिसेंटली इनिशिएटिव जो है वो न्यूज में था। इसके लिए एक और फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर दिस इनिशिएटिव इज द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। सो दिल्ली के अंदर जो चीफ मिनिस्टर है केजरीवाल, उन्होंने सोलर एनर्जी को प्रमोट करने का फैसला लिया है और उनके साथ उन्होंने काफी डेटा भी दिया था कि सोलर पावर जनरेशन हैज गॉन अप टू 177 मेगावाट इन द लास्ट 4 years। Question number 7, which of the following statement is or are correct about minority education institutions? First, it is a fundamental right of a minority community to establish such institutions. Second, there are 3 types of such institutions. And third, states cannot restrict or abrogate rights of minority by paying compensation for acquisition of properties. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज डी 1, 2 एंड 3। तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। फर्स्ट जो है वो करेक्ट इसलिए है बिकॉज एज पर आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटी कम्युनिटी आर गिवन द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देमसेल्फ। तो फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा। अब ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, वो 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट, which is recognized and aided by the state, for example government. Second, which is recognized by state but not aided by the state, मतलब स्टेट गवर्नमेंट जो है उसका रिकॉग्निशन मिलता है लेकिन कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं मिलती। थर्ड, जिसमें स्टेट का रिकॉग्निशन भी नहीं मिलता और एड भी नहीं मिलती, राइट। तो ये 3 टाइप की एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है। ये फर्स्ट 2 टाइप्स जो है उसके ऊपर स्टेट का कंट्रोल रहता है, बट थर्ड टाइप की जो है उसके ऊपर स्टेट का कोई कंट्रोल नहीं होता लेकिन उनके ऊपर जो जनरल लॉज है वो फॉलो होंगे। तो सेकंड जो है वो भी करेक्ट होगा। थर्ड जो है वो भी करेक्ट है। अगर स्टेट ने ये माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसकी प्रॉपर्टी एक्वायर की है और उसको जो कॉम्पेंसेशन देना है, राइट, तो उसके लिए उनका राइट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट या फिर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नहीं छीन सकते। एंड दिस प्रोविजन वाज एडेड बाय
44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। सो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर होगा डी। आसाम गवर्नमेंट के अंदर अभी मदरसास को लेके ये इश्यू चल रहा है। मदरसा इज अ काइंड ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF? First, the latest NCF was formulated in 2005, which aims to focus on learning without burden and reduction in syllabus. Second, it is a standard set of rules and regulation which is binding upon all the states. Third, the latest NCF also put focus on teachers' education. So let us see what is the correct answer. Correct answer is C, one only. Second and third जो है वो incorrect है। सबसे लास्ट में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है वो 2005 में बनाया गया था। उसका एक ऑब्जेक्टिव ये भी था कि लर्निंग विदाउट बर्डन और सिलेबस जो है उसे रिड्यूस करना है। बट इट इज ओनली अ सेट ऑफ recommendations and guidelines to the states. It is not binding upon all the states. ये सिर्फ एक recommendatory नेचर के एडवाइजरी गाइडलाइंस है, इसको अप्लाई करना वो बाइंडिंग नहीं है। तो सेकंड जो है वो इनकरेक्ट होगा। थर्ड भी इनकरेक्ट है बिकॉज टीचर्स एजुकेशन के लिए एक अलग से नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया गया है दैट इन द ईयर ऑफ 2009। सो उसका नाम है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर्स एजुकेशन 2009। तो इस करिकुलम फ्रेमवर्क के अंदर टीचर एजुकेशन के बारे में कोई प्रोविजन नहीं है। थर्ड जो है वो इनकरेक्ट होगा, आंसर इज सी, वन ओनली। आज के न्यूज़पेपर में ये एलिमेंट्री एजुकेशन को लेके काफी अच्छा आर्टिकल है, जिसके अंदर एलिमेंट्री एजुकेशन से डील करते 4 चीजों के बारे में पूछा गया है। उसके बारे में क्रिटिसाइज किया गया है कि एक तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, देन राइट टू एजुकेशन, देन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन एंड रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 9, provision for providing elementary education to the children between 6 to 14 years is mentioned in which of the following parts of the constitution? First, fundamental rights. Second है DPSPs, that is directive principles of state policy, and third है fundamental duties. तो चलिए देखते हैं what is the correct answer. Correct answer is C, 1 and 3. Second जो है वो incorrect है। अब देखिए फंडामेंटल राइट्स के अंदर अंडर आर्टिकल 21A अंडर 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इस आर्टिकल को इंसर्ट किया गया, जिसके अंदर राइट टू एजुकेशन जो है उसको एक फंडामेंटल राइट बनाया गया। उसके अंदर 6 to 14 ईयर्स एज ब्रैकेट के अंदर जितने चिल्ड्रन आते हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना ये एक फंडामेंटल राइट है। तो फर्स्ट करेक्ट होगा। सेकेंड जो है वो इनकरेक्ट है बिकॉज अर्लियर दिस वॉज इन दी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, लेकिन लेटर ऑन आफ्टर दी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 86 इस चीज को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में से फंडामेंटल राइट में ट्रांसफर किया गया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर अभी एक प्रोविजन है बट इट डील्स विद दी प्री प्राइमरी एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर, राइट। वो 6 to 14 ईयर्स के बच्चों की बात नहीं करता, तो इस वजह से ये सेकंड जो है वो इनकरेक्ट होगा। थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट। फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर ये पेरेंट्स की ड्यूटीज दी गई है कि वो 6 से 14 साल के बीच में जो चिल्ड्रन है, जो बच्चे हैं, उनको एजुकेशन जो है एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाना चाहिए। सो आंसर होगा सी, 1 and 3। इसी आर्टिकल के अंदर राइट टू एजुकेशन की भी बात की गई है। सो देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन सर्टेन प्रोविजंस ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में यहां पे ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है उसकी बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 10, recently the production linked incentives scheme was launched. It is for which of the following sector? A, agriculture, B, electronics, C, textiles and D, pharmaceuticals. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी, इलेक्ट्रॉनिक्स। ये जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है उसके अंदर जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उसके लिए पर्टिकुलरली ये लॉन्च की गई थी, जिसके अंदर अगर वो इंडिया के अंदर उनका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उनको 4 to 6% तक इंसेंटिव दिया जाएगा। जैसे उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा उस हिसाब से उनको इंसेंटिव दिया जाएगा इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए।
तो उस चीज से रिलेटेड ये फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी जो है उसके बारे में आज के न्यूज़पेपर में आर्टिकल है, काफी अच्छा आर्टिकल है, आपको पढ़ना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो आज के 10 एमसीक्यूज यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारे वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।